चलो एम्पियर्स लॉ स्टडी करते हैं। एम्पियर के नाम पे करंट की यूनिट भी है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। तो ये वही साइंटिस्ट है एम्पियर्स। एम्पियर्स लॉ को हम पढ़ते हैं। पहले ये देख लें, चैप्टर 14 के शुरू में हमने कहा था अगर किसी कंडक्टर में से करंट गुजर रहा हो तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे मालूम करते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हमारा थंब है और हम अपनी उंगलियों को घुमाएंगे, हमारी उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूम रही हैं उसी तरह क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो फर्ज करिए ये एक कंडक्टर है, इसमें ये करंट गुजर रहा है वायर में से, तो ये इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में क्रिएट हो रही है। अब बायो सेवार दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला दिया। मैग्नेटिज्म का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बायो सेवार लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्स लॉ से मिलता जुलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, लेकिन उसमें फोर्स निकालते थे, यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स फील्ड की वजह से होती है ना, फोर्स फील्ड की वजह से। इन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है ट्वाइस ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इस करंट से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो दोनों को मिला दिया था तो B प्रोपोर्शनल हो गया था 2I/R। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो इक्वल लगाया और कांस्टेंट लगाया। ये कांस्टेंट हमने यहाँ कहा था μ0/4π है। μ0 को क्या कहते थे? परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट को कहते थे परमिटिविटी, μ0 को कहते हैं परमिएबिलिटी। कोई मीडियम कितना अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से गुजरने में, वो क्या है? उसकी परमिएबिलिटी। अगर फ्री स्पेस या एयर नहीं होगा तो μ0 नहीं होगा, फिर क्या होगा? μ होगा। तो ये बिल्कुल सिमिलर है एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ सिमिलर है, ये तो हमें यूज करना है अभी एम्पियर लॉ प्रूव करते हुए। एम्पियर लॉ सिमिलर है गाउस लॉ के। गाउस ने क्या किया था कि फ्लक्स किसी सरफेस में से जो निकल रहा है वो होगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज। याद है क्या मसला था? अगर इस कमरे में चार्ज है, इस कमरे में से जो निकलने वाला चार्ज है फ्लक्स है वो कितना होगा? तो वैसे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? E.ΔA। आप वो E.ΔA करो, निकालो फिर उनको, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो E.ΔA कैलकुलेट करना क्या हो जाता है? थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गॉस ने कहा यार 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय जो चार्ज इसके अंदर बंद है वो इसका क्या है? फ्लक्स है। उसने एक आसान तरीका दे दिया फ्लक्स मालूम करने का। फिर हमने उसको अप्लाई किया था 3-4 जगह। एक स्फीयर ले लिया था, स्फीयर के ऊपर हमने क्या ले लिया था? चार्ज ले लिया था, हाँ। और एक हमने थिन शीट ले ली थी, ठीक है ना। इसमें हम करते क्या थे? क्योंकि चार्ज को इनक्लोज करना होता था, इनक्लोज का मतलब होता था बंद करना बिल्कुल। तो हम एक गॉसियन सरफेस लेते थे, एक ऐसी सरफेस जिसके अंदर चार्ज क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो याद है जब हमने स्फीयर लिया था तो हमने स्फीयर को बंद करने के लिए एक बड़ा स्फीयर ले लिया था कि छोटा स्फीयर क्या होगा? बड़े स्फीयर के अंदर बंद हो जाएगा। स्फीयर की सरफेस पे हमने कहा था चार्ज है। क्रिकेट की बॉल की सरफेस पे अगर चार्ज है तो वो पूरी की पूरी क्रिकेट की बॉल फुटबॉल की बॉल के अंदर छुप जाएगी। तो फुटबॉल की बॉल हमारी क्या हो गई थी? गॉसियन सरफेस, सही है। उसमें चार्ज इनक्लोज करवाते थे, चार्ज को बंद करवाते थे, ठीक है। एम्पियर लॉ की स्टेटमेंट क्या है? एम्पियर लॉ में फ्लक्स नहीं निकालते क्योंकि फ्लक्स तो होगा B.ΔA। यहाँ B.ΔA नहीं निकालते, यहाँ निकालते हैं B.ΔL। L क्या है? लेंथ एलिमेंट। L क्या है? यहाँ याद है हम गॉसियन सरफेस को छोटे छोटे एरियाज में तोड़ते थे। तो देखे किसी 3 डायमेंशन को आप छोटे छोटे एरियाज में तोड़ोगे, सही है। अब छोटे छोटे लेंथ में किसको तोड़ सकते हैं? किसी 2 डायमेंशन फिगर को। तो यहाँ हम एम्पेरियन लूप लेंगे, वो लूप क्या होगी? 2D। यहाँ गॉसियन सरफेस होती थी 3D की, यहाँ हम लूप लेंगे वो होगा 2D, सही है। लूप दायरा बना लो, दायरा क्या होता है? 2 डायमेंशन का होता है ना, लेकिन स्फीयर क्या होता है? 3 डायमेंशन का। यहाँ जो हमने स्फीयर का केस लिया था तो गॉसियन सरफेस क्या ली थी? 3 डायमेंशन की। फिर इवन के वो जो थिन शीट वाला केस लिया था
उसमें भी गॉसियन सरफेस क्या लिया था, सिलेंडर। सिलेंडर भी क्या है, 3D। तो गॉसियस लॉ में आप जो सरफेस लेते हैं चार्ज को बंद कराने के लिए वो 3 डायमेंशन की लेते हैं, इसमें आप जो सरफेस लेते हैं वो 2D की। एक्चुअल में ये वर्डिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है, करंट इनक्लोज, क्योंकि ये फर्ज करें ये तार में से करंट जा रहा है ना, और इसके अंदर मैंने कहा एक सर्कल है, वो मेरा एम्पेरियन लूप है, तो सर्कल ने इसको बंद तो नहीं किया, लेकिन स्टेटमेंट यही है। एक्चुअल में ये होना चाहिए था करंट पेनिट्रेट कर रहा है, जो करंट उसके अंदर से क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। यानी ये अगर मेरा सर्कल है और ये बंद है तो करंट को इसमें से क्या करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा, सुराख करना पड़ेगा, जब इसमें से करंट गुजरेगा। लेकिन एम्पेयर ने ये स्टेटमेंट दी थी तो हम इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम लूप लेंगे। अब वो लूप हमारी कैलकुलेशन उस वक्त आसान करेगा कि जब हम बी डॉट डेल्टा एल कैलकुलेट करें। बी डॉट डेल्टा एल क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बी डॉट डेल्टा एल क्या होगा, बी डेल्टा एल कॉस थीटा। अब मेरे लिए आसानी क्या है कि अगर तो बी जीरो हो जाए कहीं पे तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो, कैलकुलेशन आसान हो गई ना। थीटा जीरो हो जाए तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा, बी डॉट डेल्टा एल बच जाएगा सिर्फ, तो भी कैलकुलेशन क्या होगी, आसान हो गई। और अगर थीटा 90 हो जाए कॉस 90 भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं जो लूप लूँगा, मेरी कोशिश होगी मैं लूप ऐसा लूँ कि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई हो, तीनों हो या 2 अप्लाई हो, ताकि जब मैं सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल निकालने जाऊँ तो मेरी कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। वरना कोई एंगल होगा, फिर एंगल के केस में कैलकुलेशन क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। सही है। अब ये लॉ है क्या, इसकी डेरिवेशन क्या है वो हम कर लेते हैं, फिर उसकी 2 एप्लीकेशंस हैं वो एग्ज़ाम में आती हैं, वो भी देखिए। एग्ज़ाम में 4 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर्स लॉ, जिस तरह गाउस लॉ हमने किया था है, 4 नंबर का है। स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम लेना है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 6। तो मैं कहूँगा 6 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 24। तो मैं कहूँगा 24 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 एंड 4। तो प्रोडक्ट 2 चीज़ों का भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा चीज़ों का, लेकिन यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो 2 ही चीज़ें होंगी। सम लेना है प्रोडक्ट का, तो सम लेना है प्रोडक्ट का। वो प्रोडक्ट किस किस चीज़ का होगा, आगे बताया जा रहा है, ऑफ टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। पहली चीज़ क्या होगी, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, एंड और दूसरी चीज़ क्या होगी, लेंथ एलिमेंट। प्रोडक्ट लेना है 2 चीज़ों का, टेंजेंशियल फील्ड और लेंथ एलिमेंट का। उन सारे प्रोडक्ट्स का क्या लेना है, सम। और वो लेंथ एलिमेंट किसका होगा, ऑफ अ क्लोज्ड कर्व, किसी क्लोज कर्व का या क्लोज लूप का, इन मैग्नेटिक फील्ड, जो किस में हो, मैग्नेटिक फील्ड में हो। जब आप ऐसा कर लेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट ले लेंगे टेंजेंशियल फील्ड का, सुन लो यार, और लेंथ एलिमेंट का जो हमने क्लोज लूप में लिया है, तो वो बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय करंट इन क्लोज। ये स्टेटमेंट समझ आई। स्टेटमेंट सम लेना है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में पहली चीज़ क्या है, टेंजेंशियल फील्ड, दूसरी चीज़ क्या है, लेंथ एलिमेंट उस कर्व का जो हमने फील्ड में ले लिया, जो हमने फील्ड में ले लिया। ये बराबर किसके होगा, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट इन क्लोज। अब ये हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट गुजर रहा है, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड किस शेप में होगी, सर्कुलर शेप में, अभी हमने देख लिया। तो हमने एक कर्व भी सर्कुलर शेप में ले लिया। ये जो हमारा लूप है ये हमने एक ले लिया सर्कुलर शेप में, तो करंट इसके अंदर क्या हो गया, इनक्लोज हो गया। और बेसिकली फील्ड भी इसी शेप की है, फील्ड भी इसी शेप की है, तो फील्ड इसी कर्व पे। इस कर्व को हमने छोटे छोटे लेंथ्स में तोड़ा, छोटे छोटे, सही है। क्यों, ये आगे देखिए पढ़ लें। कंसिडर अ कंसिडर अ कंडक्टर करंट कैरिंग आई, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर इज सर्कुलर। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हमने फील्ड
करंट यूँ जा रहा है ना, तो यूँ फील्ड होगी, ठीक है। तो फील्ड किसी भी पॉइंट में निकालेंगे, क्या करेंगे, उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में। भाई कर्व पे टेंजेंट क्या होता है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी होती है ना। अच्छा, कंसिडर अ क्लोज लूप ऑफ रेडियस आर। इस क्लोज लूप को ये एम्पेरियन लूप कहते हैं, सही है। डिवाइड द इंटायर लूप इन स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स डेल्टा एल सच दैट ईच डेल्टा एन कैन बी ट्रीटेड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का लिया जाता है ना। वेक्टर्स में क्या होती है, डायरेक्शन। अब अगर ये कर्व है और मैं डेल्टा एल यहां से यहां तक ले लूं, तो यहां से यहां तक जब मैं चल रहा हूं तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब मैं यहां चल रहा हूं तो डायरेक्शन यूं है, जब मैं यहां चल रहा हूं तो डायरेक्शन यूं है। तो मैं एक बहुत छोटा टुकड़ा लूंगा कि जरा सा मैं आगे गया तो फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। कर्व पे तो डायरेक्शन मुसलसल क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, सही है। तो मैं लेंथ को वेक्टर जब मान सकता हूं जब मेरी लेंथ बहुत क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल। अब डेल्टा एल की डायरेक्शन कैसी हो सकती है, यूं भी हो सकती है और यूं भी हो सकती है ना। भाई ये मैंने डेल्टा एल लिया है, फील्ड इधर है, तो डेल्टा एल में किधर लूँ, इधर लूँ या इधर लूँ, तो डेल्टा एल उस डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी, डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ डेल्टा इज चोजन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दस थीटा बराबर है 0 फॉर ऑल डेल्टा एल। किसी भी पॉइंट पे आप डेल्टा एल लेंगे, वो भी टेंजेंट आएगा, बी भी टेंजेंट आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। ये जिस डायरेक्शन में बी है इसी डायरेक्शन में आपका डेल्टा एल वेक्टर भी है, तो डायरेक्शन दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई, सही है। अच्छा, अब हमने बी डॉट डेल्टा एल वन निकाला, बी डेल्टा एल वन कॉस 0 क्या हो गया 1, तो ये बी डेल्टा। अब आप डेल्टा एल टू, डेल्टा एल थ्री, डेल्टा एल फोर ले लें, जितने छोटा एलिमेंट करेंगे उतने रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेट होगा, उतने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, सही बनेगा। तो वो हमने एन ले लिया, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, जितना लेना है। तो बी डॉट डेल्टा एल, बी डेल्टा एल टू हो गया, बी डॉट डेल्टा एन, बी डेल्टा एल एन हो गया। अब हमने इनका सम निकाला, बी डॉट डेल्टा एल वन, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स है और ये इनका सम है, बी डेल्टा एल वन प्लस बी डेल्टा एल टू प्लस डॉट डॉट बी डेल्टा एल एन। अब देखिए बी को हमने फिक्स रखा है, उसकी रीज़न बता दी क्यों। ये मैंने एक लूप लिया है, सर्कल, सर्कल का तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, तो बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी डेल्टा एल के लिए। बी इज कॉन्स्टेंट इन ऑल लेंथ एलिमेंट आर एट सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर। अब हमने इसीलिए बी को बाहर निकाल लिया, बी कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल एन। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि बी सम ऑफ डेल्टा एल हो गया, और सम सारे डेल्टा एल को मिला दोगे तो फिर सर्कल बन जाएगा। और सर्कल की लेंथ क्या होती है, सर्कल का सर्कमफेरेंस, सर्कल की पूरी लेंथ क्या होती है, सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो मैंने लिख दिया बी मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस। अभी बी निकाला था बायो सेवार लॉ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2i अपॉन आर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी क्या होता है, 2 पाई आर। अगर इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दो तो नीचे भी 2 पाई आर बच गया, 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया, कैंसिल, बाकी क्या बच गया, म्यू नॉट और आई। और आई क्या है, वो करंट है जो इस लूप के अंदर है। तो ये बाय एम्पियर लॉ का क्या हो गया, प्रूव हो गया। बास बुक वाले इसको एम्पियर लॉ की एक एप्लीकेशन भी बोल देते हैं, लेकिन बहरहाल अगर एग्जाम में प्रूव आ गया, हमारी बुक में ये एप्लीकेशन के तौर पे ट्रीट नहीं हुआ है, प्रूव के तौर पे ट्रीट हुआ है, ठीक है।